नमस्कार दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार रस्तोगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ उपनिधान। कॉन्ट्रैक्ट का एक चैप्टर 9 का क्लॉज है, टॉपिक है उपनिधान। उपनिधान क्या होता है और 148 में उपनिधान, उपनिधाता और उपनिधि की परिभाषा बताई गई है। उपनिधान का मतलब होता है धरोहर, किसी व्यक्ति को अपनी वस्तु कब्जे में देना किसी खास प्रयोजन के लिए, और जब वो प्रयोजन पूरा हो जाए तो उस चीज़ को वो वापस करने के लिए आबद्ध होता है। तो जो व्यक्ति डिलीवरी देता है, जो व्यक्ति अपना सामान डिलीवर करता है, वो उपनिधाता कहलाता है। और जो व्यक्ति ऐसे सामान को, ऐसे वस्तु को अपने कब्जे में रखता है, वो उपनिधि कहलाता है। अपने देश में पुराने समय में जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, जब बैंकों की सुविधा नहीं थी, तो लोग अपना कीमती सामान किसी व्यक्ति के पास धरोहर के तौर पर रख जाते थे और एक निश्चित समय या खास प्रयोजन के पूरा हो जाने पर वो वापस ले लेते थे। तो आज के दौर में जो इस संविदा का जो क्लॉज है, वो अपनी वस्तु को किसी खास प्रयोजन के लिए या किसी खास समय के लिए किसी व्यक्ति के कब्जे में देना और फिर उस समय या उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद वापस ले लेना, ये उपनिधान कहलाता है। जैसे किसी दर्जी को अपने कपड़े सीने के लिए देना, तो ये इसमें एक खास प्रयोजन, एक खास समय। तो प्रयोजन है कपड़े सिल कर देना और सिलने के बाद वो वापस पाने का उपनिधाता अधिकारी होता है, और जो दर्जी होता है वो उपनिधि होता है। अपने मोबाइल, अपनी घड़ी को किसी को मरम्मत करने के लिए देना और मरम्मत के बाद वापस ले लेना, ये उपनिधान कहलाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है वो यही है कि डिलीवरी कैसे की जाती है, किसी के कब्जे में कोई वस्तु देना, और जिस व्यक्ति को कब्जे में वस्तु दी जा रही है उसको या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को, यानी उसकी ओर से जिसको वो व्यक्ति कहे, उसको भी अगर कोई वस्तु कब्जे में दी जा रही है किसी खास प्रयोजन के लिए, तो वो डिलीवरी का मोड माना जाता है कि डिलीवरी हो गई, परिधान हो गया। 148 में एक स्पष्टीकरण की बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सामान कोई रखा है और फिर बाद में उसको वो उपनिधि के तौर पर धारण करने की संविदा करता है, तो वहां पर उपनिधान गठित हो जाता है। 149 में उपनिधि को परिधान किस प्रकार किया जाए, कब्जा दिया जाए उपनिधि को, या फिर उसकी ओर से किसी प्राधिकृत व्यक्ति को कब्जा दिया जाए, यानी कब्जे का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कब्जा नहीं दिया गया है तो उपनिधान नहीं माना जाएगा। 150 में उपनिधाता का उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का कर्तव्य, यानी उपनिधाता जो भी माल दे रहा है उस माल में जो कमियां हैं उन कमियों को वो प्रकट करने के लिए बाध्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसके ऐसे वस्तु से या ऐसे उपनिधान से उपनिधि को कोई हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पर उपनिधाता उस नुकसान को पूरा करने के लिए बाध्य होता है और उसको प्रतिकर उसका देना पड़ता है। अब उपनिधि द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता की बात की गई है, 151 में है। तो उपनिधि उस माल को उसी प्रकार से सुरक्षा देगा जैसे कि स्वयं वो उसका अपना माल हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे का माल हम लापरवाही तरीके से लापरवाही से उसको हम ट्रीट करें और अपने माल की सुरक्षा अपने के तरीके से करें। तो जब किसी व्यक्ति को कोई माल दिया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उस माल के प्रति वही सतर्कता और सावधानी बरतेगा जैसे कि वो अपने माल के प्रति बरतता है, अपने माल की देखभाल करता है, वैसे ही वो दूसरे के माल की देखभाल करेगा जब तक वो उपनिहित वस्तु उपनिधि के पास कब्जे में रखी हुई है।
तो 148 में उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिती की परिभाषा। 149 में डिलीवरी कैसे की जाए, कब्जा दे दिया गया, मेन कब्जा, डिलीवरी हो गई। फिर 150 में त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। अगर कोई माल उपनिहित किया गया है और उसमें त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को बताया नहीं गया है उपनिहिती को, और उस त्रुटियों से, माल की त्रुटियों से उपनिहिती को कोई नुकसान हो जाता है, कोई जोखिम हो जाता है, नुकसान का जोखिम हो जाता है, तो वहाँ पर वो नुकसान ही देने का बाध्य होगा उपनिधाता। उपनिधाता कौन होता है? जो माल का कब्जा लेता है। उपनिहिती कौन होता है? जो माल का कब्जा लेता है। इज दैट क्लियर? देन उपनिहित चीज की हानि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है, यानी जब कोई माल का नुकसान हो गया है तो वहां पर वो उत्तरदायी कब नहीं है। यदि उसने उचित सतर्कता बरती हो तो, यानी जो धारा 151 में बात की गई है कि उचित सतर्कता बरती है, उसके बावजूद माल की क्षति हो गई है, हानि हो गई है, तो वहां पर उपनीति उत्तरदायी नहीं होगा। उपनीति उसी कंडीशन में उत्तरदायी होगा जबकि उचित सतर्कता बरती नहीं गई हो। सपोज किसी व्यक्ति ने अपना कीमती सामान किसी व्यक्ति को उपनिहित किया दिया और उसने लापरवाह तरीके से उसको किसी ऐसी वैसी जगह पर डाल दिया, सुरक्षित जगह पर नहीं रखा और वहाँ से वो चोरी हो गया, तो वो उत्तरदायी है। और अगर वो जहाँ पर उसका सामान रखा हुआ है, उसका कीमती सामान रखा हुआ है और उन सामान के साथ ही उपनिहित माल को भी वो सुरक्षा में रखता है, तो यहाँ पर उसने उचित सतर्कता और सावधानी बरती है। तो ऐसी उचित सतर्कता और सावधानी बरते जाने के बावजूद अगर पूरा सामान चोरी हो गया है, उसके माल के साथ साथ उपनिहित माल भी चोरी हो गया है, तो वहाँ पर उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, सिवाय इसके जबकि उसने उस माल के प्रति वही सतर्कता ना बरती हो जो अपने माल के प्रति वो बरत रहा है। यानी उसने उस माल को वहीं पर ना रखकर, सुरक्षा के जो मजबूत सुरक्षा है वहाँ पर ना रखकर किसी ऐसी खुली जगह में रख दिया हो जहाँ पर उस वस्तु को आसानी से चोरी किया जा सके या हटाया जा सके, तो वहाँ पर वो उत्तरदायी होता है, अन्यथा उत्तरदायी नहीं। सेक्शन 153 में उपनीति के ऐसे कार्य द्वारा उपनिधान का पर्यवसान जो शर्तों से असंगत हो, यानी उपनीति कोई अगर ऐसा कार्य करता है जो शर्त के विपरीत होता है तो वहां पर उपनिधान का पर्यवसान हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा दिया, ठीक है, सवारी के लिए दिया, और उसने उसको अपने गाड़ी में लगा लिया, तो यहाँ पर इन शर्तों, वो शर्तें असंगत हो गई, तो उपनिधान का पर्यवसान हो जाएगा, यानी वो रिवोक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो शर्तें थी वो घोड़े की सवारी के लिए थी, घोड़ा की सवारी के लिए थी, और वहाँ पर सवारी ना करके उसको गाड़ी में लगा लिया गया, टर्मिनेट हो जाएगा। अब 154 में बताया गया है कि उपनिहित माल का अपराधिकृत उपयोग करने वाले उपनीति का दायित्व। जिस माल के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो चीज दी गई है और उसका वो अपराधिकृत उपयोग करता है, यानी जो प्राधिकृत नहीं किया गया है, जिस बात के लिए उसको सामान नहीं दिया गया है, वस्तु नहीं दी गई, उपनिहित माल नहीं दिया गया है, उसके अगेंस्ट वो कोई उसका उपयोग करता है, तो वहां पर उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी होगा। पहला जो इसमें दृष्टांत दिए हुए हैं क और ख, इनको हम पढ़ते हैं और इसे समझते हैं कि ख को एक घोड़ा केवल अपनी सवारी के लिए क उधार देता है, केवल अपनी सवारी के लिए, कि यहाँ पर ख ही सवारी करेगा। ख क्या करता है? अपने परिवार के एक सदस्य ग को उस पर, घोड़े पर सवारी करने देता है। ग सावधानी से सवारी करता है, किंतु अचानक से घोड़ा गिर पड़ता है और घायल हो जाता है।
अब यहाँ पर घोड़े को हुई क्षति के लिए का प्रतिकर देने का उत्तरदायी है, क्योंकि उसने माल का अपराधिकृत उपयोग किया। जिस बात के लिए बेलमेंट किया गया था, जिन शर्तों पर बेलमेंट किया गया था, वो शर्तें नहीं मानी गई। सेक्शन 156, 155, 156, 157 में माल के मिल जाने के मिश्रण के प्रभाव की बात की गई है। 3 सेक्शन है, तीनों में मिश्रण के प्रभाव की बात की गई है, और इनमें से एक क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकता है और जनरली जुडिशरी में प्री में पूछ लिया जाता है, समस्यात्मक प्रश्न बनाकर या फिर सेक्शन वाइज। देखिए, पहले में जो बात की गई है कि यदि माल उपनिधाता की सम्मत से उपनीति के माल के साथ मिश्रण कर लिया जाए, यहाँ पर सम्मत की बात की गई है, उपनिधाता से पूछकर उसके माल का मिश्रण उपनीति अपने माल के साथ कर ले तो क्या होगा। तो वहाँ पर उपनिधाता और उपनीति अपने अपने माल के अंश के अनुपात में हित रखेंगे, यानी 60% अगर उपनीति का माल है, 40% उपनिधाता का माल है, तो 60-40 के हिसाब से उनका जो भी प्रोपोर्शनेट बनेगा, जो भी हिस्सा बनेगा फायदे का, वो अपना वो लेने के हकदार हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा, जितना जिसका है उतना, ठीक है, जहाँ पर सम्मति है। अब जब माल अलग किए जा सकते हों, 2 बातें हैं इसमें। जब माल अलग किया जा सकता हो और वहाँ पर उपनिधाता की सम्मति नहीं हो, तो उस मिश्रण का प्रभाव क्या होगा। 155 में हमने क्या देखा कि सम्मत से मिश्रण का मिश्रण से उपनिधाता की सम्मत से मिश्रण किया गया, तो वो अपने अपने अंश के हिसाब से अपना हित रखेंगे, जितना जितना हिस्सा होगा उसी के हिसाब से उसको मिलेगा, ठीक है। अब 56 में है जब माल अलग किया जा सकता हो और सम्मत न ली गई हो, तो वहाँ पर अपनी अपनी सम्मति रहती है, तो वहाँ पर माल को अलग कर दिया जाएगा। अगर अलग किए जा सकते हैं और अलग करने के खर्चे और मिश्रण हुए किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए उपनीति आबद्ध है। माल पृथक किए जा सकते हो, उपनिधाता की सम्मति ना हो, तो जो माल अलग किया जाएगा, यानी उपनीति अगर उपनिधाता की सम्मति के बिना अपने माल में उपनिधाता का माल मिश्रित कर देता है, मिला देता है, लेकिन माल की क्वालिटी ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है कि उसको अलग किया जा सके, तो वहाँ पर जो माल की संपत्ति होती है पक्षकारों की अपनी अपनी रहती है, और उसके विभाजन यानी अलग करने के खर्चे और उन अलग करने में अगर किसी उपनिधाता को कोई नुकसान हो गया तो उसको देने के लिए उपनीति आबद्ध रहता है। क्यों आबद्ध रहता है? क्योंकि उसने उपनिधाता की सम्मति प्राप्त नहीं की। माल पृथक किए जा सकते हो और सम्मति ना हो तब। अब सेक्शन 157 जहां पर माल पृथक ना किए जा सकते हो और सम्मत भी ना हो, तब 56 में माल पृथक किया जा सकता हो, सम्मति ना हो। 57 में माल ही पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे माल पृथक किया जा सकता है, उसमें दोनों का सामान एक जैसा है, लेकिन उपनिधाता के माल पर कोई ऐसा मार्क बना है, कोई चिन्ह बना है, कोई ट्रेडमार्क है कि उसको अलग किया जा सके, उसे पहचाना जा सके कि कौन किसका माल है, तो वहाँ पर उनका माल अलग किया जा सके। तो फिर अलग करने का जो खर्चा होगा, या फिर इन दैट केस अगर कोई नुकसान हो जाता है उपनिधाता को, तो वहाँ पर वो प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा, नुकसान देने के लिए, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर माल
अलग ही नहीं किया जा सकता। और सम्मत भी और उपनिधाता की सम्मति के बिना उसका मिश्रण कर देता है उपनीति, और उसको वापस करना भी ना संभव हो, तो माल की हानि के लिए उपनीति से उपनिधाता प्रतिकर पाने का हकदार है। सपोज उपनिधाता के अच्छी क्वालिटी के आटे का जो मल्टीग्रेन आटा है उसको उपनीति अपने साधारण गेहूं के आटे में मिक्स कर देता है। अब ये माल पृथक नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से इसको पृथक नहीं किया जा सकता, और इसमें उपनिधाता की सम्मति भी नहीं है मिश्रण करने में। तो जो उसका नुकसान है उसका प्रतिकर उपनिधाता उपनीति से प्राप्त करेगा। पहले में सम्मत से मिश्रित किया जाए तो वहाँ पर अपने अपने हित के हिसाब से, अपने अपने अंश के हिसाब से उनको मिलेगा। दूसरे में माल पृथक किए जा सकते हैं 156 में, लेकिन उपनिधाता की सम्मति ना हो तो अलग करने का खर्चा और अलग करने में हुए नुकसानी प्राप्त करने के लिए उपनिधाता उपनीति से प्रतिकर प्राप्त करने का, नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है। 57 में जब माल अलग ही नहीं किया जा सकता और वहाँ पर उपनिधाता की सम्मति भी नहीं है, इस तरीके का माल है, ये अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया आटा, दो तरीके का आटा आपस में मिला दिया जाए, या मैदा आटा मिला दिया जाए, या बेसन आटा मिला दिया जाए आपस में, कोई तेल जो जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, आपस में मिला दिया जाए। उपनिधाता का जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, और उपनीति का सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल है, दोनों को मिला दिया। अब इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो उसका नुकसान हुआ उपनिधाता का, जो भी नुकसान हुआ उस माल का, वो उसका प्रतिकर पाने का हकदार रहेगा उपनीति से। ठीक है। अब सेक्शन 158 में बताया गया है कि आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय। जहां पर उपनिधान की शर्तों के आधार पर उपनीति द्वारा उपनिधाता के माल को रखा जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, या उस पर कोई काम करवाया जाए, और उपनीति को कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है इसके संबंध में, ध्यान दीजिए कि कोई माल उपनिधाता ने उपनीति को दिया और वो उसको माल को गोदाम में, मान लीजिए उसने उसको 100 कुंटल गेहूं दिया रखने के लिए, ठीक है, कोई पारिश्रमिक नहीं दे रहा, उसने कहा कि मेरा 100 कुंटल गेहूं रख लो। अब 100 कुंटल गेहूं को रखने के लिए गोदाम चाहिए, गोदाम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, दवाइयाँ, या जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे सारे कामों पर जो भी उसका खर्चा होगा वो खर्चा उपनिधाता उपनीति को देगा। यदि उपनीति को कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है तो उपनिधाता उसके माल पर किए गए खर्चे, और वन लाइन में बताएं कि उपनिधाता अपने माल पर किए गए खर्चों को उपनीति को देने का उत्तरदायी होगा। सेक्शन 159 में बात की गई है अनुग्राहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन, वापसी। जो भी उधार तौर पर माल दिया गया है, अनुग्राहिक मतलब उधार तौर पर माल दिया गया, तो उसकी वापसी वो किसी भी समय, उपनिधाता किसी भी समय वो वापसी कर लेगा, किसी भी समय वापस कर लेगा। अगर उधार दिया गया है, ये नहीं कह सकते कि हम भैया आज नहीं वापस करेंगे, कल वापस करेंगे, उसका माल है वो वापस कर लेगा। लेकिन अगर विदिष्ट
समय और प्रयोजन के लिए उधार दिया है और उसने उस उधार के भरोसे कोई कार्य कर लिया है, ठीक, उधार के भरोसे उसने कोई कार्य कर लिया है, तो वहाँ पर अगर वो वापस ले लेता है, क्योंकि वो बाध्य है वापस करने के लिए, लेकिन फिर उसको उधार या भरोसे के तौर पर हुई किए गए कार्य के न किए जाने से उसको जो हानि होती है उपनीति को, उसका कंपनसेशन, उसकी नुकसानी वो उपनिदाता से ले सकता है। सपोज एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारी एक गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, ये आप रखो और किराए पर चलाओ, एजेंसी पे लगा दो या किराए पर चलाओ, अपना पैसा कमाओ, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इसका बस देखभाल करना। उसने उस उधार दिए गए माल के भरोसे एक बुकिंग ले ली कि भाई हमें दिल्ली तक जाना है, कहीं भी जाना है, बुकिंग ले ली। अब बुकिंग पूरी होती है उसकी शाम को ही उसके मालिक ने कहा कि भैया आप हमारी गाड़ी हमें वापस कर दो और हम आपके पास नहीं रख पाएंगे। अब यहाँ पर उस बुकिंग के भरोसे, उस बुकिंग में जो भी उसको फायदा होता, उसका नुकसानी वो उपनिदाता से पाने का हकदार है। सेक्शन 160 में है, समय के अवसान यानी समय के समाप्त हो जाने या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी। बहुत अच्छी लोक नीति है कि किसी का सामान अगर लिया है और उसका उद्देश्य पूरा हो गया लिए जाने का, तो उस सामान को समय के समाप्ति पर या उससे पहले या उस खास मकसद के बाद, जो जिस मकसद के लिए वो सामान दिया गया है वो पूरा हो जाने पर उस माल को वापस कर दें, ठीक है। ये एक लोक नीति पर आधारित सेक्शन 160 का क्लॉज है। अब 160 में जब माल सम्यक रूप से वापस ना किया जाए तब उपनीति का उत्तरदायित्व। तो अगर माल समय से वापस नहीं किया गया है और उसके बाद माल में कोई नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो उसके लिए उपनीति उत्तरदायी है उपनिदाता के प्रति। यानी एक प्रयोजन के लिए माल दिया गया था, एक समय के लिए, निश्चित समय के लिए माल दिया गया था, 10 दिन के लिए माल दिया गया और 11वें दिन उसने उस माल में क्षति पहुंचा ली या उसका नाश कर दिया, तो वहाँ पर उस नुकसान के लिए वो उपनिदाता को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुग्राहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान, यानी जो उधार दिया गया माल है 62 में 162 में जो उधार दिया गया माल है उसमें उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु से वो समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उपनिधान समाप्त हो जाता है। 1 लाइन में बात की गई है कि उधार दिए गए माल का यानी अनुग्राहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान, डेथ, टर्मिनेशन बाय डेथ, वहाँ पर वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, चाहे उपनिदाता की मृत्यु हो या उपनीति की मृत्यु हो। 163 में उपनिदाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार है। किसी व्यक्ति ने अपना कोई माल दे रखा है और उस माल से कोई फायदा हुआ है, तो फिर वो अपने माल को उस फायदे के साथ प्राप्त करने का हकदार होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गाय दी किसी को देखभाल करने के लिए कि आप उसकी देखभाल करो और मैं आपको मंथली इतना चार्ज। गाय को बछड़ा हो जाता है, तब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? अगर उपनिदाता अपनी गाय को वापस लेने के लिए कहता है तो क्या मिलेगा उसको? केवल गाय मिलेगी कि गाय के साथ बछड़ा भी मिलेगा? तो 163 में जो बात की गई है कि उपनीति आबद्ध है उसके फायदे के साथ, जो भी उसका फायदा हुआ है, वृद्धि हुई है फायदे में, उसके साथ उसको वापस करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए आबद्ध है, यानी गाय के साथ वो बछड़ा भी प्राप्त करने का हकदार होता है। अब यहाँ पर उपनीति के प्रति 164 में
उपनीति के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व तो बताया गया है। अब अगर उपनिधाता किसी माल को उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में कोई निर्देश देने का हकदार नहीं था, यानी वो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं था इन सब उपनिधान करने में, और उसके ऐसा होने से उपनीति को कोई नुकसान हुआ है, कोई भी हानि उठाता है उपनीति, तो वो उत्तरदायी है, उपनिधाता उत्तरदायी है। यदि वो एलिजिबल नहीं है किसी माल को उपनिधान करने में, उसको वापस लेने में या उसके संबंध में कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने में, कोई भी निर्देश देने में, डायरेक्शन देने में, तो फिर वो उपनीति को इन सब कार्यों से, इन सब कारणों से अगर कोई नुकसान होता है तो वहाँ पर वो उपनिधाता उसको नुकसानी देने के लिए बाध्य होता है, हानि के लिए उत्तरदायी होता है। 165 में बहुत छोटे छोटे क्लॉज हैं, इसमें एक एक लाइन में, बस उन्हीं चीज़ों को हमें फोकस करना है। कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान, तो जहाँ पर कई संयुक्त स्वामी हैं उनके द्वारा उपनिधान होता है, तो उनमें से एक सभी स्वामियों की सम्मति के बिना भी एक संयुक्त स्वामी की के अनुसार उसको वापस किया जा सकता है, यदि कोई इसके विरुद्ध संविदा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर एक माल को कई संयुक्त स्वामियों ने उपनिधान पर किया है और ये संविदा नहीं की है कि सभी स्वामियों के कहने पर ही उस माल को वापस किया जाएगा, अगर ये संविदा नहीं है तो उनमें से कोई भी स्वामी उस माल को वापस ले सकेगा। बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिधान करने पर उपनीति उत्तरदायी न होगा। 166 में बात की गई है। जो बात 164 में की गई थी कि अगर वो उपनिधाता माल का उपनिधान करने, माल को वापस लेने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था, तो इस तरीके के उपनिधाता जो बिना हक वाले होते हैं, बिना हक वाले होते हैं, वो केवल कब्जेदार होते हैं, स्वामी नहीं होते, लेकिन वो उपनिधान कर देते हैं और उपनीति सद्भावपूर्वक उस माल को वापस कर देता है, तो वहाँ पर उपनीति असली स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, असली स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि वो सद्भावना पूर्वक कार्य करता है। 166 में 167 में है, उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का अधिकार, यानी तीसरा व्यक्ति कोई बीच में आ जाता है। उपनिधाता माल को उपनिधान करता है और उपनीति उसको डिलीवरी लेता है, कब्जे में लेता है, और फिर तीसरा व्यक्ति आ जाता है कि भैया ये माल मेरा है, तो और वो माल पर दावा करता है, तो वहाँ पर उसके क्या अधिकार होते हैं? वो न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि डिलीवरी रोक दी जाए और ये निश्चित किया जाए कि माल पर हक किसका है। यानी दो बातों के लिए मुकदमा करेगा। पहली बात स्टे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि डिलीवरी रोक दी जाए सामान की, माल की, और ये डिटरमाइन किया जाए कि माल का असली स्वामी है कौन, माल पर हक किसका है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस उपनिहित माल पर दावा करता है तो। 168 में बताया गया है कि माल पड़ा पाने वाले का अधिकार जब वह निर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, देखिएगा कि माल पड़ा पाने वाला व्यक्ति क्या करता है? माल को सुरक्षित रखता है, उसके स्वामी का पता लगाता है, ठीक है, और उस पता लगाने पर हुए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए, लेकिन उसको ऐसे माल को सुरक्षित रखने और स्वामी का पता लगाने के में जो खर्च हुआ है उस पर वाद लाने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक अधिकार दिया हुआ है
कि वो उस माल को तब तक अपने पास रख सकेगा जब तक कि उसे ऐसा प्रतिकर ना मिल जाए। यानी मुकदमा नहीं ला सकेगा, लेकिन माल को अपने पास रख सकेगा जब तक उसको उनका जो नुकसान हुआ है, जो कष्ट उठाया है, जो माल के स्वामी का पता लगाया है, माल का जो संरक्षण किया है, वो कंपनसेशन, जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसका कंपनसेशन वो ले सकेगा। अब मुकदमा लाने की बात कब की गई है? यदि माल को खोए जाने पर उसके इनाम की प्रस्तावना की गई हो, इनाम की प्रस्तावना की गई हो, तो वो वाद ला सकेगा पुरस्कार के लिए। ठीक है, और माल को तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि उसको उसका पुरस्कार न मिल जाए। देखिए, ये सब लोक नीति बताई गई है इस क्लॉज में कि अच्छी लोक नीति क्या होती है। आप किसी के माल को अगर पाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, उसके स्वामी का पता लगाते हैं, आप अपने अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं, तो वहाँ पर कानून ने आपको उस नुकसान से भी बचाया है। क्या अधिकार दिया है कि आप मुकदमा नहीं कर सकते हो अपने खर्चों के लिए, कि आप मुकदमा करो कि भैया हमारा इतना पैसा इसमें खर्च हो गया और हमने स्वयं जो कष्ट उठाया है आपको ढूंढने में और माल के स्वामी का पता लगाने में, उसको संरक्षित रखने में, तो उसका मुकदमा नहीं ला सकते हो। लेकिन क्या अधिकार दिया है कानून ने कि उस माल को तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक कि उसका प्रतिकर कंपनसेशन, एक्सपेंसेस का जो कंपनसेशन है वो ना मिल जाए। और मुकदमा कब ला सकते हैं? जब उस खोए हुए माल के संबंध में कोई पुरस्कार की प्रस्तावना, घोषणा की गई हो, तो उस पुरस्कार के लिए मुकदमा ला सकते हैं। और वहां भी उस माल को तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक कि पुरस्कार न मिल जाए। अब 169 में बात की गई है कि कब बेच सकेगा उपनीति, उपनीत माल को कब बेच सकेगा। देखिए, अगर माल के स्वामी का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, सामान्य तौर से माल के स्वामी का पता लगाना असंभव हो और पता ना लगाया जा सके, या फिर पता लगा लिया गया और वो उसके विधिपूर्ण प्रभारों को, जो उसके खर्चे हुए हैं, लीगल खर्चे हुए हैं उसके संबंध में, उनको देने से मना कर दे, तो वो बेच देगा। कब? उसकी भी दो कंडीशन दी है। देखिए, पहली चीज तो जो हम पहली बात करते हैं कि माल के स्वामी का पता ना लग पाए, दूसरा पता लग जाए लेकिन वो खर्चे देने से मना कर दे, तो वो और माल बिक्री योग्य हो कि उसको बेचा जा सकता है, तो वो माल बेच देगा। और कब बेचेगा? जब वो चीज नष्ट होने वाली हो या वो उसका मूल्य नष्ट होता जाए। कुछ चीजें ऐसी प्रकृति की होती हैं जो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं या वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं, तो वहां पर वो उस माल को बेच देगा। दूसरा, यदि उसके खर्चे उसके मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए, दो कंडीशन, यदि वो माल नष्ट होता जाए या नष्ट होने की आशंका हो, और दूसरा, यदि उसके खर्चे उसके मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए, तो माल को बेच देगा। इन व्हाट कंडीशन? जब स्वामी का पता ना लगा सके या स्वामी का पता लग जाए और वो उसके विधिपूर्ण खर्चों को देने से इनकार कर दे, तब इन दोनों कंडीशंस के आधार पर उनको बेच देगा। फिर उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार। देखिए, यहां पर उपनीति का विशिष्ट धारणाधिकार क्या होता है, जो हर एक अलग मामले में अप्लाई करता है, कि जहां पर उपनीति ने अपने श्रम या कौशल का उपयोग किया हो, कोई ऐसी सेवा की हो, तीन बातें, सेवा की हो, श्रम या कौशल का उपयोग किया हो, तो उसे उस माल को तब तक अपने पास रखने का अधिकार है जब तक उन सेवाओं के लिए या जो उसने की है, या श्रम या कौशल के लिए जो उसने उस पर अप्लाई किया है, उसका सम्यक उचित पारिश्रमिक मजदूरी नहीं मिल जाती है तब तक। यानी मार्केट का रूल इसमें ला दिया है।
मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अपना मोबाइल मरम्मत करने के लिए दिया, ये विशिष्ट उदाहरण हो गया। कोई मोबाइल देता है, ठीक है, कोई कपड़े सिलने के लिए देता है, कोई और मरम्मत के लिए देता है, कोई सोने की दुकान पर कोई मरम्मत के लिए देता है। तो ये हर एक मामले में अलग अलग विशिष्ट, इसलिए विशिष्ट शब्द लाया गया, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उसकी मजदूरी नहीं देते हो और वो माल भी दे दे तो उसकी मजदूरी कहाँ जाएगी? फिर कोई देगा ही नहीं। इसलिए उसकी मजदूरी मिल जाए, इसलिए कानून ने ये व्यवस्था की कि वो माल को अपने पास तब तक रोक ले जब तक कि मजदूरी ना मिल जाए। क्योंकि जब तक कोई बाउंडेशन, कोई आबद्धता नहीं होती है व्यक्ति के पास, तब तक वो किसी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। और माल भी दे दे और मजदूरी भी उसकी चली गई, तो यहाँ पर कानून ने व्यवस्था की नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप माल को तब तक रोके रखिए जब तक कि आपको आपकी मजदूरी ना मिल जाए। 171 में बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों, अटॉर्नियों और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार। क्या बात की गई है? समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूत के रूप में अपने पास रख सकेंगे, किंतु किन्हीं भी व्यक्तियों को अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल या ऐसे बाकी के लिए प्रतिभूत के रूप में अपने पास रखें जब तक कि इसके प्रभाव की कोई अभिव्यक्ति संविदा ना की गई हो। यानी जो बैंकर हैं, फैक्टर जो आड़ती हैं, घाटवाल जो घाट के स्वामी होते हैं, अटॉर्नी जो वकील होते हैं, बीमा दलाल, ये लोग किसी के पेपर को किसी भी प्रतिभूत के तौर पर अपने पास या माल को अपने पास रख सकते हैं, बाकी के प्रतिभूत के रूप में रख सकते हैं। बाकी अन्य व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति ने एक माल घाट पर उतारा और घाट की उतराई नहीं दी, टैक्स नहीं दिया, तो उस माल को अपने पास वो कब्जे में रख लेगा। वो माल नहीं देगा जब तक कि उसका जो भी आवश्यक मजदूरी है वो ना मिल जाए, जो चार्जेस है वो ना मिल जाए। तो ये सेक्शन 148 से 171 तक चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। सॉरी। और इसके बाद एक चैप्टर इसी में एक शामिल है 172 से 181 तक गिरवी है। देखिए, गिरवी और उपनिधान में थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ भी माल को उपनिहित ही किया जाता है। बस उस उपनिहिति के उपनिधान के बदले में उपनिधाता कुछ मूल्य उसका ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बदले में, अपने सामान के बदले में जो कब्जा देता है, उस सामान के बदले में कुछ ना कुछ उसका मूल्य, अधिकांश मूल्य ग्रहण कर लेता है, तो वो गिरवी के रूप में आ जाता है। चलिए ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।